We were discussing about features of Java, buzzwords of Java, and we have discussed all the buzzwords of Java, and at last as we knew that and as we discussed that Java is somehow an object oriented language. It is very strict in that. So before moving towards programming, we should discuss or we should know the basic concepts of object oriented language or the mechanisms which are used while writing a program which follows a structure of object oriented paradigm. सो हमने कल तीन महत्वपूर्ण चीज़ों का डिस्कशन किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नज़रिए से, जिसमें लास्ट में कुछ बातचीत भी हुई थी, कुछ मेरे ख्याल से मिस इंटरप्रिटेशन भी था। ओके, तो हमने जो यस्टरडे डिस्कस किया था कि भाई वो कौन से फीचर्स है कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था कि देर आर 3 सच फीचर्स: एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। देखो, इन तीनों में से ये जो पहला वाला है वो मतलब वो कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये एक प्रकार का आइडियोलॉजी है। मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की सोच है कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो बाकी के दो है वो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म है कि जो अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं फिजिकली। एनकैप्सुलेशन वो एक आइडिया है, वो एक सोच है। जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, ओके, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई वेरिएबल्स हम रखेंगे जिसको मैंने कल डेटा मेंबर्स कहा था, फिर मेथड्स रखेंगे। ओके, मेथड का डिक्लेरेशन भी हो सकता है या फिर उसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। तो जब हम इस तरह से एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट क्लास जिसको हम कहते हैं क्लास, कि जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स रखे हैं और मेथड्स भी रखी है, तो ये जो हम कार्य करते हैं क्लास बनाने का, वो एक संयोजन बनाया वेरिएबल्स और फंक्शंस का, इस प्रणाली को, इस सिस्टम को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। आया समझ में? एनकैप्सुलेशन कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसकी प्रॉपर सिंटेक्स है और उसको इम्प्लीमेंट इस तरह से किया जा सकता है, नहीं। ये जो हम क्लास बनाते हैं, ये बनाने का जो मतलब कि ये जो हमने कार्य किया, क्लास बनाया, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। क्लास बना मतलब कि एक एनकैप्सुलेशन हुआ। स्टूडेंट के डेटा के लिए, स्टूडेंट के डेटा को हमने एनकैप्सुलेट किया स्टूडेंट नाम के क्लास में। तो इस सोच को, इस विचार को कि क्लास बनाना है, क्लास बनाया, उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों मैकेनिज्म है कि जो अपने कोड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने कल डिस्कशन किया था। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक ही प्रकार का कोड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब देखने में वो हमें एक समान लगता है, मतलब एक ही कोड है, लेकिन वो अलग समय पे अलग आउटपुट प्रेजेंट करता है। तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म शब्द पूरा एक ग्रीक शब्द पॉली के ऊपर से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे स्वरूप। फिर इनहेरिटेंस। सी, इनहेरिटेंस वो मैकेनिज्म है कि जिसके ज़रिए हम किसी नए क्लास को बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए किसी पुराने क्लास को एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। कहने का मतलब कि आपके पास सपोज शेप क्लास है, ओके,
कि जो आपने पहले बनाया हुआ है। ओके, तो उस शेप क्लास में आपने शेप मतलब कोई भी शेप, मतलब कि शेप तो कोई भी हो सकता है, मतलब अलग अलग प्रकार के, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल एट्सेट्रा। तो भले ही ये सभी शेप्स अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग शेप है, लेकिन उसमें कुछ साम्यता होती है, और वो है सपोज उसकी साइज, उसका प्रकार, और बेसिकली है तो वो शेप, उसको ड्रॉ किया जा सकता है, शेप को ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो हम इसमें डिफाइन करेंगे शेप क्लास में। जैसे कि मैंने ड्रॉ मेथड डिफाइन कर दी, डिक्लेयर कर दी, फिर उसकी साइज मतलब वो एट्रीब्यूट है। अब देखो आगे जाके आपको बनाना है सपोज रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल है तो बेसिकली शेप, उसका प्रकार भी होगा, उसकी साइज भी होगी, उसका कलर भी होगा, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखा जाए तो जो कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको हमें यहाँ पे भी उसकी हमें ज़रूरत है। आगे बढ़े तो सपोज़ कि एक दूसरा क्लास में बनाता हूँ सर्कल। तो सर्कल भी सपोज है तो एक शेप ही, उसमें भी कलर होगा, उसकी भी साइज होगी, उसका भी प्रकार होगा। तो अगर ये ऊपर जो हमने शेप क्लास डिफाइन किया है उसको हम 2 मिनट के लिए भूल जाए कि वो है ही नहीं, तो क्या होगा, मैंने एक क्लास बनाया रेक्टेंगल, दूसरा क्लास बनाया मैंने सर्कल, आगे जाके मैं कोई तीसरा क्लास भी बनाऊंगा सपोज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्लास में भी मुझे कलर रखना है, साइज रखनी है, ड्रॉ मेथड डिफाइन करनी है। तो वैसे देखा जाए तो अगर शेप क्लास नहीं है तो इन तीनों क्लासेस में एक समान प्रकार का कोड मुझे हर बार लिखना होगा। रेक्टेंगल में भी मुझे साइज वेरिएबल, ड्रॉ मेथड लिखनी पड़ेगी, सर्कल में भी और ट्राइंगल में भी। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने होता है कि जहाँ पे आपको ऐसे कॉमन क्लासेस डिफाइन करने हैं कि जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होते हैं, तो ऐसे केस में आप वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, उसको एक बेस क्लास बना के उसके अंदर डिफाइन कर लो। जो कॉमन चीज़ें हैं वो बेस क्लास में डिफाइन कर लो, फिर नया क्लास बनाते वक्त उस बेस क्लास को एज ए बेस लेकर आगे बढ़ो। इससे क्या होगा कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको हर एक क्लास में रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, वो उसको पेरेंट की ओर से मिल जाएगा। केवल रेक्टेंगल क्लास में उतना ही कोड होगा कि जो रेक्टेंगल को ही अप्लाई होता है, सर्कल क्लास में केवल ऐसा ही कोड होगा कि जो सर्कल को अप्लाई होता है, और ट्राइंगल क्लास में ऐसा ही कोड होगा कि जो ट्राइंगल को अप्लाई होता है। बाकी का जो कॉमन कोड है वो उनको कहाँ से मिल जाएगा, शेप में से। तो ये इस प्रकार का जब मैकेनिज्म हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि शेप क्लास को मैंने रेक्टेंगल क्लास में इनहेरिट किया मतलब उसमें से कुछ प्राप्त किया। उसी तरह से ट्राइंगल क्लास को मैंने शेप क्लास में से इनहेरिट किया, या फिर उसके लिए डिराइव्ड शब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनहेरिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो शेप क्लास है उसको जावा में हम बोलते हैं सुपर क्लास, और ये जो चाइल्ड क्लासेस है उसको हम जावा में बोलते हैं सब क्लासेस या सब क्लास। तो इस तरह का मैकेनिज्म जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जब हम इस तरह का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। और उसका जो मेन एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब कि कोड को आपने एक बार लिखा शेप क्लास में और उसको आप बहुत बार अलग अलग सब क्लास में यूज़ कर सकते हो। उसके कुछ रूल्स भी है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, और कल मेरे ख्याल से वंदना जो पूछ रही थी, मेरे ख्याल से वो एनकैप्सुलेशन के वक्त बोल रही थी, वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नज़रिए से बात कर रही थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक प्रकार का खास क्लास है कि जो इनहेरिटेंस के लिए ही बनाया जाता है। ज़्यादातर सुपर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, मतलब कि वो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जिससे दूसरे नए क्लास बन सके।
The vehicle class, inheritance is the mechanism of deriving a new class from an already existing one. It provides reusability of code. It supports the concept of hierarchical classification. For example, अगर हमारे पास पल्सर बाइक है, it is a part of classification of Bajaj bikes, which is in turn classification of bikes, which in turn is classification of vehicle. तो ये एक हायरार्की बनी है, जैसे कि आपने एक व्हीकल क्लास बना दिया. अब व्हीकल तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं. बाइसिकल होती है, बाइक्स होती है, स्कूटर होता है, कार, ट्रक, बस एट्सेट्रा. अब बाइक्स में भी अगर हम आगे बढ़े तो उसमें भी सपोज कि कंपनी वाइज हमें अलग अलग, क्योंकि एक ही कंपनी की बाइक्स में कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समान होती है, तो उस हिसाब से हमें करना है. तो हम एक यहाँ पे सब क्लास बनाएंगे बजाज की बाइक्स. उसके अंदर भी हम पल्सर का एक सब क्लास बनाएंगे. और आगे बढ़ के पल्सर में भी अलग अलग मॉडल्स है, तो वो भी हम सब क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं. तो ये एक हायरार्की बनी है यहाँ पे. Okay, the vehicle class has certain features which logically applies to its subclass bikes. अब देखो vehicle मतलब वाहन, कोई भी वाहन. जब आप vehicle कह के संबोधन करते हो तो उसका मतलब कोई भी vehicle, वो कार भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है, बाइसिकल भी हो सकती है. ओके, लेकिन कौन सा vehicle वो आप नीचे देखोगे. इस हायरार्की में जब नीचे देखोगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई ये बाइक है, भाई ये बजाज की बाइक है, भाई ये पल्सर का मॉडल है. इस तरह से. इन एडिशन बाइक्स क्लास हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी अदर व्हीकल्स. अब देखो, व्हीकल मतलब कॉमन, कोई भी व्हीकल चलता है, ड्राइव होता है, उसका वजन होता है. ओके, उसमें पहिए होते हैं. कितने पहिए होंगे वो उसके सब क्लास पे आधारित है. व्हीकल क्लास में ऐसा डिफाइन किया है हमने कि भाई पहिए होंगे. इट विल हैव व्हील्स. कितने व्हील होंगे वो सब क्लास पे आधारित है. बाइसिकल 2 या 3 व्हील्स, स्कूटर 2 या 3 व्हील्स, ट्रक 6, 8 वॉट एवर व्हील्स. Bajaj bikes class define characteristics which are unique to the bikes of Bajaj company. Pulsar will inherit all qualities of Bajaj bikes and define only those that make it unique. तो यहाँ पे जो सब क्लासेस है वो केवल ऐसी ही चीज़ों को डिफाइन करेंगे जो पर्टिकुलरली उसको ही अप्लाई होती है और उसको बाकी के व्हीकल से वो अलग करती है. Without inheritance, each class would have to define its characteristics explicitly. अगर हमने ये inheritance अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा कि हर एक क्लास में हमें सभी चीज़ों को repeatedly define करना पड़ेगा. Using inheritance, a class need to define only those qualities that makes it unique from the other vehicles or other classes. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जिसमें इनहेरिटेंस अप्लाई हो सकता है. जैसे कि अपने कॉलेज की बात करें हम, तो अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स जो है वो 2 प्रकार के हैं, मतलब कि एक MBA स्टूडेंट और दूसरा MCA स्टूडेंट. लेकिन देखा जाए तो है तो स्टूडेंट ही, दोनों में कुछ साम्यता तो होगी. तो जो दोनों में सिमिलरिटी है उसको हम, मतलब कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डिफाइन करेंगे एक कॉमन बेस क्लास बना के स्टूडेंट. फिर उसका हम सब क्लास बनाएंगे भाई MCA स्टूडेंट और MBA स्टूडेंट, इस तरह से. और इन दोनों को स्टूडेंट में से हम डिराइव करेंगे. तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस. ओके, तो इन तीनों फीचर्स में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है. यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, हेलो सर.
सर मैंने एक मल्टी थ्रेडिंग वाला, मैंने आपको कल जो कॉन्सेप्ट पूछा था मेरे को समझ में नहीं आया था, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अगर आप मेरे को परमिशन दे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ऑब्टेनिंग द जावा डेवलपमेंट किट। अब देखो फ्रेंड्स, आप अपने पीसी में अपने कंप्यूटर में जावा के प्रोग्राम्स बनाना चाहते हो, उसको उसका सोर्स कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, सो उसके लिए आपको ज़रूरत है JDK और JRE की। लेकिन हम एक्चुअली JDK को हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें JRE और JVM भी आ जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम JDK कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और पहले तो JDK हमारे पास होना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो विंडोज़ पे हमें जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए वी नीड JDK। और JDK का जो सेटअप है आजकल, मतलब कि जो जावा है वो ओरेकल की संपत्ति है, उसका ओनर ओरेकल है। तो ओरेकल की वेबसाइट से हम JDK को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आज गूगल क्लासरूम थ्रू आपको JDK का सेटअप भी शेयर किया है। वो JDK वर्जन 8 है, 8। द लेटेस्ट वर्जन विच इज़ अवेलेबल ऑन ओरेकल वेबसाइट इज़ JDK 15। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि आपको अगर डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करना है JDK, आप कर सकते हो, लेकिन आपका ओरेकल की वेबसाइट में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस और आपको केवल अपना प्रोफाइल उसमें क्रिएट करना है, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि हर कुछ समय में जावा के नए वर्जन्स आते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये JDK 15, हम जब पढ़ रहे थे तब JDK 1.2 था, फिर 3 आया था। ओके, आज से 10 साल पहले JDK 6 था। तो जब भी कोई नया वर्जन रिलीज होता है JDK का, तो उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी, नया वर्जन मतलब उसमें कुछ नया होता है। और नया क्या होता है, फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब कि उसकी लाइब्रेरी कि जो हम डेवलपर अपने कोड में यूज़ कर सकता है। तो जो भी कुछ नया रखा है, या फिर जावा के करंट वर्जन में जो भी वर्जन आपके पास है, उसमें जो भी अवेलेबल है, जितनी भी लाइब्रेरी में जितने भी बिल्ट इन क्लासेस है, उन सब का एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन जावा के डेवलपर्स बना के रखते हैं, जिससे डेवलपर को कहीं भी कुछ तकलीफ ना हो। क्योंकि देखो, बुक तो क्या है, टेक्स्ट बुक जो होती है, रेफरेंस बुक होती है, वो तो केवल एक 25% जितना ही होता है। जब आपको रियल लाइफ में डेवलपिंग करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको बुक से ना भी मिले। तो क्या है जावा में, कितना है और वो कैसे है, वो समझने के लिए जावा के डेवलपर्स जावा के हर एक वर्जन के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं। तो जहाँ से आप जावा को, JDK को जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, वहीं से आप जावा का डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, to develop a Java program, we need various tools such as Java compiler, JVM, etc. All these and other tools are available as Java development kit. So all we need is to install Java development kit. It supplies two primary programs. जब हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो हमें दो चीज़ें, मतलब बहुत सारा मिलता है अपने PC में, लेकिन दो चीज़ें जो मेन है वो हमें मिलती है JDK के ज़रिए। वो है जावा का कंपाइलर और JVM। जावा का कंपाइलर अपने सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए, और जावा का वर्चुअल मशीन मतलब कि JVM वो अपने कंपाइल किए गए बाइट कोड्स को, कंपाइल किए गए सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये जो दो कमांड्स मिलते हैं हमें, वो है जावा C और जावा कमांड। JDK को इंस्टॉल करने से ये दो बैच फाइल्स या दो कमांड्स हमें मिलते हैं। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे JDK को हम इंस्टॉल करें। देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ JDK अवेलेबल फ्रॉम Oracle, as I told you. It releases new version of Java periodically, and for each platform a separate version is released. A very first step we should follow is to download the JDK from the
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वी आर यूजिंग। तो सबसे पहला जो कार्य और कदम है आपको वो क्या करना है कि JDK को डाउनलोड करना है। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करना चाहते हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और आपके PC या लैपटॉप में जो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है उसके आधारित जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट या 32 बिट, उस तरह का आपको सूटेड टू योर सिस्टम आपको डाउनलोड करना है JDK। आप गूगल में जाके लिख सकते हो डाउनलोड JDK और आपको बहुत सारे उसके लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें से एक ओरेकल वाला जो होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अब डायरेक्टली ये जो URL मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी डायरेक्टली कॉपी करके ब्राउज़र में URL में एड्रेस बार में पेस्ट कर सकते हो। इससे डायरेक्टली ओरेकल की वेबसाइट का वो पेज खुल जाएगा जहाँ से आप JDK को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ देखो, ये वो पेज है जो मैंने लिंक अभी पिछले पेज में बताई, और लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है वो JDK 15 है। ओके, हमें सपोज कि पुराना वर्जन इंस्टॉल करना है, JDK 11 करना है या फिर JDK 8 करना है, तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके पुराने वर्जन्स भी देख सकते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर वर्जन पे क्लिक करोगे, मतलब कि उसको डाउनलोड करने का आप सिलेक्ट करोगे, तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब ये सभी आपके सामने लिंक्स आ जाएगी जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर के अनुरूप है। सपोज़ कि हमें विंडोज़ 64 के लिए इंस्टॉल करना है हमारे लैपटॉप या सिस्टम के अनुरूप, तो ये वाला उसके लिए है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इससे वो डाउनलोड होगा। लेकिन डाउनलोड होने से पहले आपका ओरेकल की वेबसाइट में अकाउंट होना और उसमें लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको ओरेकल के लॉगिन पेज पे ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आपका लॉगिन नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, तो उसमें नीचे ऑप्शन भी होगा क्रिएट अकाउंट, वहाँ से आप नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। तो देखो, इस तरह से अगर आपको JDK 8 डाउनलोड करना है तो लॉगिन करके आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या मैंने जो पिछली साइट बताई ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है JDK 8 का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके PC में आपने उसे कहीं पे जनरली आपकी डाउनलोड्स फोल्डर में वो सेटअप आता है exe फाइल, जो मैंने आपको आज भेजी भी है। उसको आप कहीं भी स्टोर कर लो, फिर उस पर डबल क्लिक करना है। केवल जो सेटअप है आपका सेटअप JDK 8 JDK 11 वॉटएवर, उस पर केवल डबल क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएगी, आपके सामने ऐसे डायलॉग बॉक्सेस आएंगे जिसमें कहीं पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा, कहीं पे आपको ओके क्लिक करना होगा। एक चीज़ वहाँ पे है कि वो आपसे पूछेगा भी कि आपके PC में जावा इंस्टॉल हो रहा है, मतलब कि JDK इंस्टॉल हो रहा है, तो वो कौन से पाथ में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो पाथ भी सिलेक्ट कर लेगा, C ड्राइव का होगा और C ड्राइव में वो जावा फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर आपका JDK वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी पाथ भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ आता है। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप पाथ यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो, अब मैंने पाथ चेंज नहीं किया तो मेरे PC में C ड्राइव में जावा नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर ये दूसरे दो फोल्डर्स बन गए, एक JDK और एक JRE। देखो, आप जब JDK को डाउनलोड करते हो ओरेकल की वेबसाइट से तो आपको एक दूसरा ऑप्शन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा JRE। लेकिन जो JRE है वो क्या है कि वो रन टाइम एनवायरनमेंट है। JRE को अब अलग से डाउनलोड करोगे, सपोज़ कि आप JDK को डाउनलोड नहीं करते हो और केवल JRE को डाउनलोड करते हो, तो जिस तरह से हमने JDK को इंस्टॉल किया उसी तरह से आप JRE को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जब आप JRE को इंस्टॉल करोगे तो वो केवल JRE ही आएगा। इस तरह से दो फोल्डर्स नहीं बनेंगे, केवल एक ही फोल्डर बनेगा JRE। और अगर आपके पास केवल JRE फोल्डर ही है तो आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपाइलर JDK में आता है। हाँ, अगर कंपाइल हुआ कोड आपके पास है बाइट कोड क्लास फाइल, उसको आप रन कर पाओगे। JRE अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसमें JVM आ जाएगा कि जो आपके प्रोग्राम को बाइट कोड्स को रन कर देगा, लेकिन कंपाइल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, अगर आप JDK को इंस्टॉल करते हो तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, JDK और JRE। और अगर आप केवल JRE को इंस्टॉल करते हो तो उसमें केवल JRE मतलब कि JVM ही आएगा। अब देखो, ये दोनों फोल्डर्स हमारे पास आ गए। अब हमें
एक्चुअली हमें ये बताया गया है GTU के द्वारा कि जावा के प्रोग्राम्स को सोर्स कोड को लिखने के लिए आपको कोई IDE यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड या नोटपैड++ का यूज़ करके हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे और डोज में जाके मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कमांड के द्वारा और रन करेंगे कमांड के द्वारा। तो कमांड प्रॉम्प्ट से आपके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी। एक बार इस तरह का इंस्टॉलेशन हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म सेटअप करना होगा। वो किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। माई कंप्यूटर पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक नीचे ऑप्शन आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, नीचे की साइड होगा राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से एक विंडो ओपन होगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स होंगे। उसमें से एक टैब होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो आएगा छोटा सा, उसमें दो सेक्शंस होंगे, ऊपर होगा यूज़र वेरिएबल्स और नीचे होंगे सिस्टम वेरिएबल्स। ये जो नीचे सिस्टम वेरिएबल्स है उसमें पाथ नाम का एक वेरिएबल होगा, वो आपको सर्च करना है। मिलने के बाद आपको उसको डबल क्लिक करना है तो वो पाथ नाम का वेरिएबल यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दूसरा आ जाएगा, उसमें ओपन हो जाएगा। ओके, बताता हूँ किस तरह से। देखो ये आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आपने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में गए तो ये पेज आपके सामने आया। फिर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से देखो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। ओके, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। तो मैंने बताया आपको कि अनदर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें दो सेक्शन होंगे, एक होगा यूज़र वेरिएबल्स और दूसरा होगा सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स में आपको सर्च करना है पाथ। अब पाथ को हाईलाइट करके आपको क्लिक करना है एडिट पे। ओके, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे बहुत सारे पाथ्स ऑलरेडी होंगे, बहुत सारे, उसमें आपको कहीं भी कुछ बदलाव नहीं करना है। जो उसमें ऑलरेडी है वो रहने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अदरवाइज आपके पीसी में कुछ प्रोग्राम्स नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें लास्ट में अगर सेमीकोलन नहीं है तो सेमीकोलन करना है आपको। ओके, और सेमीकोलन करने के बाद ये जो हमारा फोल्डर है ना, यहाँ पे आपको जाना है, इस फोल्डर में आपको जाना है। फिर ये जो पहला वाला JDK वाला फोल्डर है उसको ओपन करना है। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे, उसमें से एक बिन नाम का फोल्डर होगा। ओके, उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। जब आप बिन फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में उसका पाथ आ जाएगा, जावा फिर JDK/bin, इस तरह का पाथ आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो पूरा पाथ आ गया है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है। फिर वापस इस विंडो में आना है और यहाँ पे सेमीकोलन के बाद उस पाथ को पेस्ट करना है, वापस सेमीकोलन करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। इतना करने से आपका जो JDK है वो सेटअप हो गया आपके एनवायरनमेंट के लिए। अब ये जो पूरा काम आपने किया सेटअप करने का, उसके दौरान अगर आपका डोज विंडो पहले से ओपन था, कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन था, तो पहले उसको बंद कर दो एग्जिट कमांड लिख के, फिर वापस उसको ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट को। अब आपने जो जावा इंस्टॉल किया, आपने जो सेटअप किया, एनवायरनमेंट सेटअप किया, क्या वो सक्सेसफुली सेटअप हुआ है या नहीं, वो आपको चेक करना चाहिए। वो किस तरह से, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको लिखना है जावा सी, वहाँ पे जावा सी लिख के कहीं पे भी, मतलब जो भी पाथ है वहाँ पे जावा सी लिख के एंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस और लाइंस आएंगी। वो बहुत सारी लाइंस आती है, इसका मतलब कि आपने सही ढंग से अच्छी तरह से जावा इंस्टॉल कर दिया है और उसका एनवायरनमेंट भी आपने सेट कर दिया है। लेकिन जावा सी लिखने से अगर एरर आती है, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड और बैच फाइल, 2 लाइन में एरर आएगी, तो इसका मतलब कहीं पे आपने कुछ गलत किया है या आपने पाथ, अगर आपने जावा को इंस्टॉल कर दिया है बराबर, ये आपको कॉन्फिडेंस है,
तो फिर भी ये एरर आती है, इसका मतलब पाथ सेट करने में कहीं आपने गलती की है। उसी तरह से दूसरा कमांड आप लिख सकते हो जावा कमांड। जावा कमांड लिखने से भी पूरा लिस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही चीज़ आपके सिस्टम को अभी मिल रही है। तो आप रेडी हो आगे जाके जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए और उसको रन करने के लिए। आया समझ में? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हर एक नए जेडीके के वर्जन के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज़ होता है कि उसमें क्या क्या है। अगर हमें उसको रिफ़र करना है तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ये यूआरएल है, जहाँ से हमने जेडीके डाउनलोड किया वहीं से हम इस डॉक्यूमेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी फोल्डर्स आएंगे और उन फोल्डर्स के अंदर हर एक क्लास के लिए, जावा में जितने बिल्ट इन क्लास है, हर एक क्लास के लिए वहाँ पे एक HTML फाइल होगी। उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो ब्राउज़र में ओपन होगी और उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन आएगा इस पर्टिकुलर क्लास का। देखो, ये जो लिंक दी है यहाँ पे, यहाँ से आप ये डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सी हियर, यू कैन क्लिक हियर टू डाउनलोड दी डॉक्यूमेंटेशन। सो लेट अस ऑल्सो सी हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल JDK on our computer or laptop. So it is my browser and I have opened Google. यहाँ पे हमें लिखना है डाउनलोड JDK, या फिर मैंने जो URL दिया हुआ है उस पर भी आप डायरेक्टली URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एड्रेस बार में। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेरे सामने जो ऑप्शन आया है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से मैं ये ओरेकल वाला सिलेक्ट करता हूँ, जैसा कि हमने PDF में पढ़ा। अब देखो, ये हमें बता रहा है कि कौन सा वर्ज़न हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट वर्ज़न जो है JDK का वो है जावा SE 15। उसके पहले 14, 11, 8, मतलब जो भी इसमें से आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। जहाँ भी जो भी वर्ज़न आप सिलेक्ट करते हो, राइट साइड में आप देख सकते हो JDK डाउनलोड एंड डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक वर्ज़न के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज़ होता है कि जो उस वर्ज़न के हिसाब से जो कुछ भी अवेलेबल है वर्ज़न में, लाइब्रेरी, क्लासेस, पैकेजेस, उन सब का एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जो HTML के स्वरूप में होता है, वो आपको देखने को, पढ़ने को मिलता है इसके द्वारा। मतलब कि आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी उसको पढ़ सकते हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड। अब देखो, मुझे JDK 8 इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं JDK 8 पे क्लिक करूँगा, JDK डाउनलोड, and I will be prompted to select the proper version according to the system and platform of my machine. अब जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 64 बिट सिस्टम है मेरे पास। तो यहाँ से उसके बाजू में जो लिंक है वहाँ से मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे हमें वापस क्लिक करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने लॉगिन नहीं किया है तो वी विल बी प्रॉम्प्टेड फॉर लॉगिन। ओके, यहाँ पे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है ओरेकल में तो आपको क्रिएट अकाउंट में जाके अकाउंट क्रिएट करना है। अदरवाइज you can, if you have an account already created with Oracle, you can log in with your credentials and signing in करना है आपको। और once you sign in, automatically the download will be started. Downloading of that file, you can see here, it will be started. और ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। देखो, अब ये डाउनलोड हो रही है। डिपेंडिंग ऑन योर ब्राउज़र इट में बी स्टोर्ड एट पर्टिकुलर लोकेशन। अब देखो, ये एक्चुअली प्रोसेस यहाँ पे चालू है डाउनलोडिंग होने की, बट मेरे पास ऑलरेडी फाइल मैंने पहले डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको डायरेक्टली वहीं बताता हूँ। सी, I have the JDK 8 already available। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर डायरेक्टली डबल क्लिक भी कर सकते हो आप।
और जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट्स देखे थे पीपीटी में कि ये आपसे कुछ प्रॉम्प्ट करेगा, मतलब कि कुछ स्क्रीन से आपके सामने आएंगे जहाँ पे आपको नेक्स्ट ओके कहीं पे पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वगैरह ऑप्शंस करने हैं। एक सिंपल सा सेटअप है जो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वेरी यूज़र फ्रेंडली। यस, थोड़ा समय लेगा ये इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन होने में, उसके बाद तुरंत ही आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। नेक्स्ट, अब देखो पीछे जो अभी पहले जो स्क्रीन थी उसमें पूछा गया था कहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पाथ आया था सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा। अब चाहो तो वहाँ से पाथ चेंज भी कर सकते हो। प्रोसेस यहाँ पे चालू है। यहाँ पे रिमूविंग फाइल्स इसलिए आया था क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी एक वर्ज़न उसी लोकेशन पे इंस्टॉल किया था, तो पुरानी फाइल्स को रिमूव करके वहाँ पे इस इंस्टॉलेशन ने नई फाइल्स को कॉपी करके रखा है। सी डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर JRE, पहले जो था वो JDK के लिए था डेस्टिनेशन फोल्डर, अब ये पूछ रहा है JRE के लिए। तो उसी जगह पे देखो JDK भी इसी जगह पे इंस्टॉल हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने चेंज नहीं किया इसलिए सेकंड स्टेप में। अब ये JRE भी प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर के अंदर ही करेगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से पाथ उसका सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो ऊपर नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करके JRE भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो JDK इंस्टॉल करने से JDK और JRE दोनों ही चीज़ आ जाएगी। It will take a few seconds for the setup being installed. Once it is installed, you are ready to use and develop your programs for Windows platform written in Java. Just in a second it will be completed. Okay, Java development kit successfully installed. Now if you want to access the documentation and the tutorials, you can go you can click here on next step, and you will be prompted for downloading the documentation as I told you if you want it. But right now I don't want to download the documentation, otherwise you can see here Java SE 8 documentation, and yeah, you will be able to see this screen and where you can download the
documentation. Okay, I have already downloaded it, so I do have the documentation available. I will show you now. देखो installation complete हो गया, ठीक। अब देखो जैसा कि हमने अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर बन गया है। उसके अंदर 2 फोल्डर्स है, जेडीके और जेआरई दोनों ही बने हैं। जेडीके के अंदर बिन फोल्डर है जहाँ पे मेरा जावा सी कमांड रहता है, मतलब कि जावा सी मतलब कंपाइलर के लिए जो कमांड है वो यहाँ पे रहता है, और इंटरप्रेटर का जो कमांड है जावा कमांड वो जेआरई के अंदर बिन के अंदर रहता है, ठीक है। आप इस पर क्लिक भी करोगे तो वो एक मैसेज सा आएगा और तुरंत चला जाएगा। ऐसा ही सेम चीज़ होगा जावा सी के साथ भी। उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हो या एंटर की प्रेस करते हो तो आके चला जाएगा। आपको यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस के दरमियान अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके रखा है तो एक बार उसको क्लोज़ कर दो अभी। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो हमने जेडीके इंस्टॉल किया है उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, जिससे हम अगर कोई आईडी यूज़ नहीं कर रहे, जो हमें जीटीयू से कहा गया है कि हम पढ़ाई के दौरान हमें जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए कोई आईडी यूज़ नहीं करना है, तो हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हमें कमांड विंडो से कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो वो कमांड तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब हमने उसका पाथ सेट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका पाथ बताया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जावा सी लिखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा वो जावा सी कमांड कहाँ पे है। तो जावा सी कमांड जहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ये जावा सी फाइल, उसका पाथ हमें सेट करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वहाँ पे यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल से नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में आपको पाथ नाम का वेरिएबल फाइंड करना है। एडिट पे क्लिक करना है। जो भी पाथ वहाँ पे अवेलेबल है उसको रहने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मिटाना नहीं है, अपडेट भी नहीं करना है, क्योंकि वो सिस्टम के पाथ से बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए होंगे उसके पाथ है। यहाँ से कुछ भी आपने गड़बड़ की तो आपके कुछ प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन नॉर्मली नहीं हो पाएगा। तो एक बात करनी है आपको, लास्ट में सेमीकोलन अगर नहीं है तो वो करना है। उसके बाद इसको ओपन रहने देना है, और जहाँ पे हमारा जेडीके इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर जो जेडीके के अंदर बिन फोल्डर है उसको ओपन करना है। ओपन करने से यहाँ पे इस तरह से बिन का पाथ आ जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अपेंड कर दो, पेस्ट करो मतलब अपेंड करो, और पेस्ट करने के बाद वापस सेमीकोलन, ओके ओके ओके। अब आपको क्या करना है, अपना कमांड विंडो ओपन करना है। कमांड विंडो ओपन करके जो भी पाथ वहाँ पे है, जो भी पाथ है आपको लिखना है जावा सी। अब जावा सी लिखने से इतने सारे ऑप्शंस अगर आ जाते हैं, इसका मतलब कि जावा सी उसको मिल गया और वो उसके ऑप्शंस बता रहा है आपको कि आप इतने ऑप्शंस जावा सी के साथ यूज़ कर सकते हो। जावा लिखते हो तो भी आपको यही चीज़, ऐसी ही दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि आपने जेडीके सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है और एंड यू आर रेडी टू राइट योर जावा प्रोग्राम्स विच कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। अगर ये जावा सी और जावा कमांड लिखने से यहाँ पे अगर एरर आती है, जैसे कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल कमांड और अ बैच फाइल, इसका मतलब या तो आपने इंस्टॉलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी है, या तो अगर सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है तो उसके पाथ सेट नहीं किए, या पाथ सेट करने में कुछ गलती की है, या आपने कमांड विंडो ओपन रखा हुआ था जब पाथ सेट कर रहे थे तब। तो एक बार कमांड विंडो बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कमांड विंडो ओपन हुआ था तब जो स्टेटस था पाथ का, वही पाथ्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसको आपको क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जावा का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो, देखो वो अलग अलग स्वरूप में अवेलेबल है। आप उसकी पीडीएफ भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन भी उसको रीड कर सकते हो, या अपने पीसी में डाउनलोड करके ऑफलाइन भी उसको रेफ़र कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये जो ऑफलाइन वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र में गूगल ओपन करके लिखना है डाउनलोड जावा 8 डॉक्यूमेंटेशन, ओके।
क्योंकि हमने मतलब जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन रिफ़र करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिंक मिलती है उसमें से जो ओरेकल वाली लिंक है, ओरेकल वाली, वो आपको क्लिक करनी है। तो देखिए आपके सामने ये प्रॉम्प्ट आ गया कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जावा का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वर्जन 8 के लिए। यहाँ पे क्लिक करो तो yes, it will ask for you for your acceptance, and then you can click on the download button. Once you click on the download button, it will start downloading. Okay, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस चालू है अभी। तो फाइनली ये जब जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है उसके बाद आपको उसे अनजिप करना है। तो अनजिप करने से क्या होगा कि जब आप उसको अनजिप करोगे तो एक इस तरह का डॉक्स नाम का फोल्डर बनेगा। देखिए ये इस तरह से डॉक्स नाम का एक फोल्डर बनेगा। उसमें जावा में जितने भी इनबिल्ट क्लासेस है, इंटरफेस है, उन सबका यहाँ पे एक टोटल डिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पे आप एपीआई पे क्लिक करो तो फिर आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं। अब देखो इंडेक्स पे भी आप क्लिक कर सकते हो तो पूरा इंडेक्स आपको मिलेगा जहाँ पे सारे पैकेजेस का लिस्ट ऑफलाइन आप रिफ़र कर सकते हो। ये इंडेक्स पेज में सब कुछ मिलेगा आपको। कोई भी क्लास आप रिफ़र करना चाहते हो, मतलब कि सपोज़ मुझे एप्लेट पैकेज के अंदर यहाँ से पहले पैकेज सिलेक्ट करना है java.applet, मतलब जो भी पैकेज हो, फिर यहाँ से आप नीचे की विंडो से फ्रेम से आप उसका क्लास सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एप्लेट क्लास सिलेक्ट किया, ये java.applet पैकेज में अवेलेबल है। कौन कौन से क्लासेस को ये एक्सटेंड करता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी मेथड्स, उसके वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सपोज़ कि मैं AWT पैकेज को रिफ़र करना चाहता हूँ तो AWT पैकेज यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो उसमें जितने भी क्लासेस, देखो ये इंटरफेसेस है, क्लासेस है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो कॉमन पैकेज होता है सपोज़ कि java.language पैकेज, उसकी बात करें तो वो भी देखो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके सभी क्लासेस, इंटरफेस यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि मुझे थ्रेड क्लास उसका रीड करना है तो ये थ्रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे थ्रेड क्लास ओपन हो जाएगा। उसकी मेथड्स, उसके मेंबर्स, वेरिएबल्स, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब कुछ हम ऑफलाइन रीड कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक हम रिफ़र करें तो उसमें ये सभी मेथड्स और मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन होना इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अदरवाइज़ क्या होगा कि बुक बहुत ही, उसके पेजेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो बुक्स में क्या होता है कि ऑथर ने जो मेथड्स ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा यूज़ होती है उनको लिस्ट आउट किया होता है। लेकिन आपको कभी भी रियल लाइफ में आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो और ऐसा लगता है कि मुझे देखना है कि इस क्लास में कौन कौन सी मेथड्स है, या फिर आप किसी क्लास को यूज़ कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस हेतु के लिए उसमें कुछ मेथड अवेलेबल है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, तो इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं API डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, मैंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने, जैसे आके आपने बोला कि पूरा थ्रेड एक क्लास के अंदर बनेगा, फिर वो अपने मेन क्लास के अंदर ही इनहेरिट, मतलब कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम तो सही है ना? एक मिनट। हाँ, अच्छा, आपने मल्टी थ्रेडिंग किया है ना, क्लास मल्टी थ्रेडिंग डेमो एक्सटेंस थ्रेड पब्लिक रन ट्राई कैच स्लिप ट्राई ब्लॉक में लिखा है। ओके, पब्लिक क्लास एफटीपी पब्लिक नाइट लूप मल्टी थ्रेडिंग डेमो न्यू मल्टी थ्रेडिंग डेमो स्टार्ट। यस, सही लिखा है सर, तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। हम्म। सर, यहाँ पे ये रन हो गया, ठीक है प्रोग्राम। तो इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस हुई कि ये
हम लोगों को ऐसा पूरा आउटपुट दे रहा है कि ऐसा है, तो हम इसमें प्रोग्राम किया है मैंने, तो गेट आईडी किया है, तो उसका आईडी देगा हमको यहाँ पे 10 12 जो भी होगा वो। ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपने जो मेन मेथड के अंदर लॉजिक अप्लाई किया है ना, वो गलत है। पहले तो आपने यहाँ पे एन N8 लिया है, तो लूप के अंदर आप हर बार नया थ्रेड बना रहे हो। तो हाँ इसमें सर। क्या होगा कि टोटल 9 थ्रेड्स बनेंगे। हाँ सर। 8 थ्रेड चाइल्ड और एक खुद मेन थ्रेड। मेन थ्रेड, हाँ और सही है। हर हर बार लूप के अंदर नया थ्रेड बनेगा, फिर खत्म, क्योंकि दूसरी बार तो नया थ्रेड बनेगा वापस। हाँ तो आपने जो पहले फॉर लूप लिखी है ना, उसको वहां से निकाल दो फटाफट। हाँ, वहां से केवल नहीं नहीं पूरा मत निकालो, केवल यस उतना कट कर दो वहां से, उसको रन में जाने दो। रन मेथड के अंदर जो आपने कोडिंग लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे वो हाँ फोर वहां लूप पे जाने लूप, दो। हाँ या वहां पे लूप एक मिनट सर। पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो उसको। सर एक मिनट रुकिए। नहीं सर, पेज नहीं होगा ना, मैंने कट डिलीट कर दिया था ना। कोई बात नहीं। ओके हम्म। ओके, अब जहां पे थ्रेड लिखा है ना ऊपर, आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लूप के अंदर वहां पे चाइल्ड थ्रेड ऐसा लिख दो, उसको प्रिसीड कर दो चाइल्ड, आगे लिख दो यहाँ उसमें पे, चाइल्ड। यहाँ पे कहाँ पे सर, फिर से बोलिए। रन के अंदर, फॉर लूप के अंदर जो हाँ केवल थ्रेड लिखा है उसकी जगह पे चाइल्ड थ्रेड ऐसा लिख दो। ठीक है। हाँ ओके। ठीक है। और फिर कॉन्केट किया है ना आपने उसमें थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट, वो निकाल दो, उसकी जगह पे केवल आई रख दो, आई। ठीक है, हाँ, ये पूरा निकाल दो ना। इज रनिंग भले रहा, ये केवल करंट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर की लाइन। ठीक है, निकाल दो। हाँ, इस लाइन में केवल आई लिख दो, आई, आई ठीक है, प्लस। बस हो गया। ओके, हाँ। अब नीचे वॉइड मेन में वापस आ जाओ। ओके, ऊपर जो फोर लूप है ना अपनी रन में, वो पूरी फोर लूप कॉपी कर लो, ओके। पूरी लूप उसके अंदर का भी, अंदर तीनों का भी। लाइन ठीक है, कॉपी कर दिया। करके उसको ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट के नीचे पेस्ट कर दो, कर दिया। पेस्ट। अब यहां पे लिख दो चाइल्ड थ्रेड की जगह पे मेन थ्रेड। मेन थ्रेड हो गया सर। ओके, अब देखो समझ लो इसको, कि जैसे ही प्रोग्राम रन होता है ना, तो पहले क्या होगा कि आपकी मेन मेथड रन होगी। मेन मेथड मतलब कि मेन थ्रेड आपका रन होगा। मेन थ्रेड रन होगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो एक एन वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा वैल्यू 8 से। ये काम कर दिया मेन थ्रेड ने। अब मेन थ्रेड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे क्या करेगा, मल्टी थ्रेडिंग डेमो का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा, इनिशियलाइज करेगा उसको। तो ये काम किसने किया, मेन थ्रेड ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाएगा मेन थ्रेड, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट। तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक थ्रेड है, और उसको वो स्टार्ट करेगा। ये काम कौन कर रहा है, मेन थ्रेड ही कर रहा है। मेन मेथड मतलब कि मेन थ्रेड, मेन थ्रेड ने एक चाइल्ड थ्रेड को बनाया, फिर उसको स्टार्ट करवाया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो रन मेथड रन होगी। कौन सी मेथड, रन मेथड जो आपने ऊपर लिखी है मल्टी थ्रेडिंग डेमो की, वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके अंदर जो फॉर लूप लिखी है आपने वो रन होगी। इट इज रनिंग एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड थ्रेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट हुआ तो चाइल्ड थ्रेड रन होना शुरू हो गया, और उसका काम क्या है, आपने उसको एक फॉर लूप दिया है, आपने उसको एक हाँ। फॉर लूप दिया है चाइल्ड थ्रेड वाला, वो रन होगा। ये काम कौन करेगा, चाइल्ड थ्रेड। अब मेन थ्रेड तो फ्री हो गया, तो वो आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही मेन थ्रेड आगे बढ़ेगा तो वहां पे भी आपने एक फॉर लूप लिखी है, तो उस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा मेन थ्रेड, और ऊपर चाइल्ड थ्रेड भी अपना काम चालू रखेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही थ्रेड अपने काम करेंगे, मेन थ्रेड अपना काम करेगा लूप चलाने का, और चाइल्ड थ्रेड अपना काम करेगा अपनी लूप चलाने का। ये दोनों ही काम एक साथ होंगे, तो दो थ्रेड्स इस एग्जांपल में एक साथ रन हो रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। कंपाइल करके रन करो इस प्रोग्राम को। ठीक है। ओके सर, यहाँ पे हम लोगों ने एन डिक्लेयर किया है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना।
हाँ कर दो, या फिर 8 लिख लो, कोई जरूरत नहीं है उसकी, डायरेक्टली 8 या 10 कुछ भी लिख दो। ठीक है। ठीक है सर, 0 1 2। हो रहा है दोनों साथ में रन? हाँ हो रहा है सर, मेन ये चालू मल्टी है। थ्रेडिंग है। ये तो केवल हमने 2 ही थ्रेड बनाए हैं, लेकिन थ्रेड तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। और ये जो सिनारियो है वो है मल्टी थ्रेडिंग, एक ही साथ एक समय पे एक से ज्यादा टास्क आप पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इस आउटपुट से आपको पता चलेगा कि क्या है मल्टी थ्रेडिंग। ओके सर, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम में? ये चीज एक्चुअली हमारा लास्ट यूनिट है सिलेबस का। ये जो आज प्रोग्राम किया है इसमें, वो एक्चुअली इट इज द लास्ट यूनिट ऑफ अवर सिलेबस। इट विल बी डिस्कस इन लेटर सेक्शंस, लेटर सेशंस। ओके, ओके तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल कंक्लूड ओवर हियर, बिकॉज आफ्टर 5 मिनट्स आपका नेक्स्ट सेशन भी है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके।